everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्लास 6 के PT1 2000 जो 25 का पेपर है सोशल साइंस, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल मार्क्स रहेंगे 40 और टाइम रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स। अब इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो क्या है, किस तरीके से है। यहाँ लिखा है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन जो है सारे के सारे कंपलसरी है, सॉल्व करने जरूरी हैं। और इस पेपर में आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 नहीं है, यहाँ पर 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों जैसे कि आप 5th क्लास से 6th में आए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन MCQs बेस्ड मिलेंगे, कुछ आपको बेस्ड ऑन 2 मार्क्स, देन आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, देन आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कुछ पेपर का पैटर्न रहेगा। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर क्या क्या दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। आपको जो है सही उत्तर को चुनना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना भी है। 10 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स shows the earth's mountain, river and oceans। कि भाई यहाँ लिखा है कि जो है किस तरीके के मैप में आपको अर्थ के ऊपर जो माउंटेन दिखाए जाते हैं, रिवर और ओशियन दिखाए जाते हैं, वो किस प्रकार के मैप में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला यहाँ दिया गया है थेमेटिकल मैप, सेकंड है पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, देन है हमारा ज्योग्राफिकल मैप। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो लेसन था, फर्स्ट लेसन, उसमें 3 तरीके के मैप की बात की गई है। तो जो ज्योग्राफिकल मैप है वो कोई मैप नहीं है, उस मैप को हम फिजिकल मैप के अंदर ही कवर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिजिकल मैप। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इनमें से किसको कहा जाता है? इक्वेटर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों टॉरिड जोन का मतलब होता है कि जहां पर जो वेदर है, मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जहां पर हॉट टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वार्म टेम्परेचर रहता है, उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, गर्म जहां का मौसम है। तो इक्वेटर पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, सनलाइट, इसीलिए इक्वेटर का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है और इक्वेटर को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉ। कोई भी नियम कानून बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कौन सी प्रकार की गवर्नमेंट का ऑर्गन उसको काम करेगा? द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, हेड ऑफ द स्टेट एंड द एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाने का काम जो है, मेकिंग लॉ जो है वो काम होता है लेजिस्लेटिव, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न ह्यूमंस आल्सो नोन एज डैश हैव वॉक द प्लेनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उसको हम किसके नाम से जानते थे? होमो सेपियंस, ह्यूमन सेपियंस, होमो बिगिंस और होमो बींग्स। तो मॉडर्न ह्यूमन को जानते थे हम होमो सेपियंस के नाम से, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर, अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट। तो जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी? तो इन डिफरेंट क्लैन एंड जन्स। तो यही इसका सही आंसर होगा। जो अर्ली वैदिक जो सोसाइटी थी वो क्लैन और जन में जो है ऑर्गेनाइज थी। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? हु स्टडीज द ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स फ्रॉम ओल्डेस्ट टाइम टू प्रेजेंट। कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ह्यूमन सोसाइटी और उसके कल्चर को ओल्डेस्ट फॉर्म से लेके आज के प्रेजेंट टाइम तक उसकी स्टडी करता है, तो उसको क्या कहेंगे? जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो है पैलियंटोलॉजिस्ट। तो जो ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर का जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं पैलियंटोलॉजिस्ट। 7th क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू अ कलेक्टिव और गैदरिंग और असेंबली इन द वैदिक सोसाइटी। कि जो वैदिक सोसाइटी में जो असेंबली थी या कलेक्टिव गैदरिंग थी
उसको हम क्या कहते थे? लोगों की जो गैदरिंग होती थी, एक साथ असेंबली होती थी, उसको वैदिक सोसाइटी में क्या नाम दिया जाता था? सभा, मुखिया, समिति, बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी। बच्चों, वैदिक सोसाइटी में क्या होता था कि जो है पहले लोग सभा और समिति बनाकर रहते थे। ठीक है, सभा और समिति का मतलब था कि ग्रुप ऑफ पीपल जहां भी होता वैदिक सोसाइटी में, उसको सभा बोलते थे और उसी सभा में से एक मुखिया बनाया जाता था। आगे है द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स, कि यहाँ लिखा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और सिस्टम दैट मेक्स रूल, जो रूल बनाता है और दे आर फॉलोड कॉल्ड, और जो उन रूल्स को फॉलो भी करता है उसे क्या कहेंगे? नेशनल असेंबली, स्टेट असेंबली, पंचायत एंड गवर्नमेंट, तो उसको कहेंगे गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट, एक पेमेंट है जो कि फिक्स है और रेगुलर भी है और मंथ के एंड में पे की जाती है किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसको क्या कहेंगे? सैलरी, फीस, वेज और मनी वर्थ। तो बच्चों, यदि किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला कर्मचारी है, उसको महीने के एंड में एक रेगुलर पेमेंट दी जा रही है, तो उसको सैलरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि कौन सा एग्जाम्पल जो दिया गया नीचे, ये चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का नहीं है? तो सेलिंग बैग्स, स्कूल बैग्स इन द मार्केट, फार्मर सेलिंग देयर क्रॉप्स इन द मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग द कार और सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसको करने से जो है हमें पैसा मिले, मनी जो है जनरेट हो। ठीक है, जब हम स्कूल बैग मार्केट में बेचेंगे, बेचने के बाद हमें पैसा मिलेगा, तो इससे तो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। किसान जब अपनी क्रॉप को मार्केट में बेचता है तब उसको पैसे मिलते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मैन्युफैक्चरिंग द कार, ये भी जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैन्युफैक्चर करेंगे तब वो सेल होगी तो उससे भी पैसा आएगा। बट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, सेलिब्रेट करते हैं जब फेस्टिवल को, तो उससे हमें पैसा नहीं मिलता है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा हमारा, ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन बच्चों, जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस। अब क्वेश्चन है हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी ऊपर आई थी एक, तो यही लिख देंगे हम कि सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, एक तो यही हो गया। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी हमने लिखनी है प्रोवाइडिंग फ्री ट्यूशन क्लासेस, प्रोवाइडिंग फ्री ट्यूशन क्लासेस। यदि हम किसी को, बच्चों, अपने आसपास किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उसको भी हम काउंट करेंगे एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि एक और एग्जांपल लिखना है तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम अपने घर में गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, गार्डनिंग करते हैं अपने घर में, तो उससे हमें कोई भी जो है पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो गार्डनिंग करना, ठीक है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? जीएमटी की फुल फॉर्म बतानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे जीएमटी की फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर उपनिषद? क्या उपनिषद किसे कहते हैं? अब उपनिषद के बारे में जो हमारी बुक में आया है वो लिखा है कि उपनिषद जो है, उपनिषद्स आर द ग्रुप ऑफ एंशियंट टेक्स्ट। ये जो है एक बहुत ही पुराने जो है किताबें हैं इंडिया में, ठीक है, और दैट मीन्स उपनिषद का मीन्स क्या है? उपनिषद का मीन्स होता है कि सिट डाउन क्लोजली, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। बहुत पुराने ग्रंथ हैं भारत के, जिस तरीके से वेद लिखे गए थे ऐसे ही बच्चों उपनिषद लिखे गए थे,
और इसका मतलब होता है सिट डाउन क्लोजली। तो ये था हमारा उपनिषद के बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब वाला क्वेश्चन जो बच्चों, इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर ग्लोब क्या है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि ग्लोब इज अ स्पेयर। ग्लोब क्या है बच्चों, ग्लोब एक स्पेयर शेप है ऑन विच a map of the earth is drawn। क्या है, ग्लोब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोब एक स्पेयर शेप है। ग्लोब क्या है, स्पेयर शेप ऑन विच द मैप ऑफ अर्थ इज ड्रॉन, जिस पर अर्थ का मैप हमें दिखाया जाता है, उसको हम ग्लोब कहते हैं। आपने अपने स्कूल में भी जरूर देखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इससे नेक्स्ट है कि वेयर डिड अर्ली ह्यूमन लिव। जो अर्ली ह्यूमन था वो कहाँ रहते थे, ये बताना है। तो हम इसके आंसर में इसी के सामने लिखेंगे बच्चों कि अर्ली जो ह्यूमन है, अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन टेम्परेरी कैंप्स। वे टेम्परेरी कैंप बना के रहते थे और रॉक शेल्टर्स और केव्स। तो जो अर्ली ह्यूमन थे, जिनको हम आदि मतलब कि बहुत जो 3 लाख ईयर बिफोर पीपल रहते थे, वो अर्ली ह्यूमन के नाम से जाने जाते हैं। वे कहीं पर टेम्परेरी कैंप बनाकर रहते थे, या फिर जो रॉक्स हैं उनके शेल्टर बना के रहते थे, या फिर वो गुफाओं में रहते थे। तो ये था 6 वाले का आंसर। एक बार बच्चों हम इनको यहाँ से मिटा लेते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। आई होप कि आप सभी को ये अभी समझ आ गए होंगे। चलिए अब एक बार ये सारा इरेज कर देते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड सिंबल और कलर्स इन द मैप। की जो सिंबल हैं और जो कलर्स हैं उनकी जरूरत मैप पर क्यों पड़ी है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, वी नीड सिंबल्स and colors on a map to make it more easily understood। That means कि जब हम मैप पर सिंबल बनाते हैं और कलर का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मैप है वो समझने में आसान हो जाता है। ठीक है, सिंबल क्या करते हैं, और इसके अलावा हम लिखेंगे एंड टू रिप्रेजेंट रियल फीचर ऑफ द अर्थ। हम क्या करते हैं कि इससे रियल पिक्चर भी जो है हमारे सामने आती है जब हम सिंबल और कलर्स का यूज करते हैं। सिंबल क्या बताते हैं हमें, सिंबल बताते हैं हमें, सिंबल रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स लाइक cities, rivers and ponds एक्सेट्रा। जो सिंबल होते हैं मैप के ऊपर वो डिफरेंट फीचर शो करते हैं, जैसे किसी शहर का सिंबल बना दिया या फिर किसी नदी का, पौंड का। इसके अलावा जो कलर्स होते हैं उनका क्या बेनिफिट होता है, कलर्स हेल्प टू शो different areas like country। और जो कलर जो मैप पर दिखाए जाते हैं वो इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि किसी एक डिफरेंट एरिया है उसको शो किया। जैसे किसी कंट्री के लिए हम अलग कलर यूज करते हैं, ओशियन के लिए हम ब्लू कलर यूज करते हैं। तो इस तरीके से कलर भी बहुत जरूरी होते हैं मैप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि अर्ली जो ह्यूमन थे,
अर्ली ह्यूमन थे, सॉरी, व्हाई डू वी नीड 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट? हमें 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो हमें बच्चों यही पता होना चाहिए कि 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है। जैसे इंडिया में एक तो है, फर्स्ट जो टीयर है वो है सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, जैसे ना दिल्ली से पूरे जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की जो है गवर्नमेंट है, जिसको हम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी गवर्न करते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम बात करें कि जैसे हरियाणा की अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, और पंजाब की अपनी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की अपनी गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट है। एक और टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं पंचायत, ठीक है, इसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे देश में 3 tiers, ये तीनों टीयर्स की क्यों जरूरत पड़ी ये बताना है। देखो बच्चों, इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि हर स्टेज पर जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। सेंटर के लेवल की और प्रॉब्लम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी और प्रॉब्लम्स है, और जो है लोकल गवर्नमेंट जो होती है, गांव में पंचायत जो होती है, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को अपने अपने लेवल पर जो है सोल्व किया जाए, इसीलिए देश में 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? अब इसका हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, आंसर हम वो लिखते हैं कि आंसर लिखेंगे वी नीड 3 tiers of government to ensure that governance is efficient, कि जो सरकार है वो काम करने में जो है एट ऑल लेवल, जो गवर्नमेंट है वो काम करने में एफिशिएंट है या नहीं है। और क्या करती है हर गवर्नमेंट अपने लेवल पर? ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट क्या करती है? हैंडल्स स्पेसिफिक इश्यूज, ठीक है। सबके जो है अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम बात करें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में जैसे कोई भी डिफेंस की कोई प्रॉब्लम हो गई, डिफेंस इश्यूज हो गए, डिफेंस में हम बात करें, डिफेंस का कोई इश्यू हो गया, जैसे हम कोई बात करें रेलवे में कोई इश्यू हो गया, या फिर कोई और कोई जैसे बैंक से संबंधित कोई इश्यू हो गया देश में, तो ये सब कोई भी इश्यू होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कौन डील करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के अपने कोई जैसे प्रॉब्लम्स होती है, और ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट जो होती है जिसको हम पंचायत बोलते हैं, उसके अपने अलग इश्यूज होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गार्बेज, या फिर इसके अलावा जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स है गांव में, तो वो उनको सॉल्व करती है। तो इसीलिए हमें 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, ताकि तीनों सरकार जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? हमने पढ़ा है पहले लेसन में क्या लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। जस्ट वेट, एक बार इसको हम इरेज कर लेते हैं। यस, तो हम लिखेंगे पहले लोकल टाइम। लोकल टाइम के लिए हम कलर ले लेते हैं ब्लू। लोकल टाइम जो है, लोकल टाइम इज बेस्ड ऑन द लोकल मेरिडियन passing through north, passing through that place, the place
line north and south on the same time, on the same meridian. ठीक है, तो meridian will have the same local time, but standard time is a local time of a meridian of longitude which consider, जो किसको कंसीडर करता है, वैलिड फॉर द होल कंट्री। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो एक जो है क्या नाम लेते हैं, लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक मेरिडियन लोकल टाइम होता है, ठीक है, जो कि पूरे एक कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए से इंडिया में क्या है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है जिसमें से हमारी जो मेरिडियन गई हुई है वो है 82.5 ईस्ट। ये हमारा एक मेरिडियन है, यहीं से हमारा जो है स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है, जो कि जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, ब्लैक कलर यूज करते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? सजेस्ट सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये बताना है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप बताइए जो कि कुछ एग्जाम्पल हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। चलिए हम लिखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम इसमें लिखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जस्ट वेट, हाँ यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर those activities that involve money। मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटीज हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है और आर परफॉर्म इन एक्सचेंज फॉर मनी, या फिर उन एक्टिविटी को जो है पैसे के तौर पर जो है मतलब परफॉर्म किया जाता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल हम देंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे अ बिजनेसमैन इज सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। कि जैसे बिजनेसमैन होता है वो स्कूल बैग को बेचता है मार्केट में, और उसको क्या मिलता है उसके बदले? बैग को सेल करेगा और जो है उसको मनी हम देंगे, पैसा हम देंगे। ठीक है, ये जो एक्टिविटी होती है जिनको परफॉर्म करने से हमें उसके बदले में एक्सचेंज में पैसा मिलता है, तो उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ये जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हमारे देश में किसान है, फार्मर है, ऐसे ही हम कह सकते हैं जो सर्विस करते हैं, जैसे कोई टीचर हो सकता है, कोई बैंक में एम्प्लॉय हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, तो वे भी क्या करते हैं, दिन भर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन उनको जो है एट द एंड ऑफ द मंथ फिक्स
जो है सैलरी मिलती है। फार्मर क्या करता है, खेत में फसल उगाता है, देन आफ्टर उसको मार्केट में जो है सेल करता है, तो उसको भी पैसा मिलता है। तो जिस काम को करने से हमें पैसा मिलता है वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, हम एक बिल्कुल लोकल बिल्कुल आम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पानी पूरी वाला है, पानी पूरी जो बनाता है ना, सेलिंग पानी पूरी, है ना, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो हमें पानी पूरी खिलाता है, हम उसको जो है पैसे देते हैं। हम जैसे जैसे हम पूछते हैं कि भैया 10 रुपए की कितनी पानी पूरी दी, तो बोलता है 3 दी पानी पूरी या 4 दी। तो मतलब वो चीज हमें दे रहा है और हम उसको बदले में पैसे दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परफॉर्म्ड एक्सचेंज इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो वो गोलगप्पे या पानी पूरी बेचता है पैसे के बदले, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्रीन कलर लेते हैं। व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। कि यहाँ बताना है कि मैप क्या होता है और उसको हम यूज कैसे करते हैं और इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। मैप क्या होता है पहले उसको समझते हैं, देन आफ्टर इसका यूज कहाँ होता है वो समझते हैं, और मैप के जो मेन कंपोनेंट है उनको भी देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है, ड्राइंग ऑफ सम एरिया। मैप क्या होता है, या तो हम मैप में किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, या फिर किसी एरिया की हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, और वी यूज क्या करते हैं, वी यूज मैप्स टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। हम कहाँ कैसे इसको कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कि ताकि हमें किसी भी जगह की स्पेशल ज्योग्राफी समझ आए। ठीक है, और जो है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, फाइंड डायरेक्शन, और एंड लोकेट लोकेट प्लेसेस, या फिर जो है किसी जगह को हमें मैप पर उसको जो है दिखाना है, तो हम उसके लिए हम जो है यूज करते हैं मैप का। अब मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस। देन हम बात करेंगे जो मेन कंपोनेंट है मैप का, दैट इज डायरेक्शन, एंड थर्ड इज सिंबल, सिंबल्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। वो इसी के क्वेश्चन में लिखा गया और करके, दो क्वेश्चन है 11th में, हमने एक करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इज इंडिया फॉलो, है ना, इज इंडिया फॉलो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या इंडिया जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो हम जो है नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के लिए, कि पहले हमें समझना है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। चलिए यहाँ लिखते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, एक टाइप की गवर्नमेंट चलाने का तरीका होता है। ठीक है ना, जिसमें लोग जो है देश की जो सिटीजन होते हैं, जनता होती है, वो लोगों को चुनती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और जो देश की जो पावर होती है मेन, वो उसकी देश के सिटीजन्स के पास होती है। तो यही हमने लिखना है। तो लिखेंगे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रकार की गवर्नमेंट है, जिसमें क्या होता है, वेयर द पीपल या सिटीजन होल्ड होल्ड द पावर टू गवर्न आइदर डायरेक्टली
और थ्रू इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन, है ना। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो एक प्रकार का एक जो है सरकार की एक फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी हमारे देश में एग्जाम्पल भी दे देते हैं हम। इंडिया क्या करता है, इंडिया जो है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। जहां पर जो पावर होती है गवर्नमेंट की, वो लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और वे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, मेन डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जो है वही फिर रिप्रेजेंटेटिव मिलकर देश के लिए नए नए कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। अब बात की गई है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा। हम लिखते हैं इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बच्चों ये दोनों है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये पार्ट है डेमोक्रेसी के। लेकिन हमने समझना है इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, पीपल वोट डायरेक्टली ऑन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, देश के जो लोग होते हैं वो कोई भी यदि नियम बनाना है या पॉलिसी बनानी है तो वहां पर डायरेक्ट वोट करते हैं। बट रिप्रेजेंटेटिव जो होती है, रिप्रेजेंटेटिव जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की, उसमें क्या होता है, देश की जनता जो होती है वो वोट नहीं डालती है, ठीक है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है उसमें लोग जो है डायरेक्ट वोट डालते हैं। बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें क्या होता है कि जो देश के जो सिटीजन होते हैं या पीपल होते हैं, वे क्या करते हैं, इलेक्ट देयर लीडर, वे क्या करते हैं, अपने नेता चुनते हैं, लीडर्स, है ना, थ्रू इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन एंड एंड दे हैव पावर टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज। जो ये नेता, जैसे अभी इंडिया में डेमोक्रेसी कौन सी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हमारे मम्मी पापा ने वोट डाली थी और वोट डालकर अपना लीडर का मतलब होता है नेता चुना था। और ये नेता क्या करते हैं बच्चों, इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं और इन्हीं नेता के पास क्या होती है, पावर होती है। ये क्या करते हैं, फिर दिल्ली में हमारी जो है पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में जाकर ये क्या करते हैं, वहां पर नियम कानून बनाते हैं, अपना वोट देते हैं। देश की जनता को वोट डालने के लिए नहीं बुलाया जाता। यही डिफरेंस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। अब एक पॉइंट और लिखा है बच्चों इसमें कि इज इंडिया फॉलो ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो हम लिखेंगे बिल्कुल नहीं, नो, नो, इंडिया इंडिया डज नॉट फॉलो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने इतनी बातें 4 नंबर के क्वेश्चन में जरूर लिखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है। सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन में लिखा है कि ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, कि जो सोसाइटीज होती है या कोई कल्चर है किसी देश का, तो वहां की जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसका अपना तरीका होता है टाइम को मेजर करने का। मेजर इवेंट हो या सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन और अ स्टार्ट ऑफ रूलर्स रेंज, ठीक है। तो चाहे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन या कोई राजा की जो
राज्य करने की जो शुरुआत है उसको मेजर करने का अपना अपना तरीका होता है। हैव ऑफन मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, इनसे क्या होती है, इन्हीं से ही एक नए एरा की शुरुआत भी मानी जाती है। एट प्रेजेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। एट प्रेजेंट जो है दुनिया के अधिकतर देशों में बच्चों जो कैलेंडर की जो फॉर्म है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है। साइड बाय साइड ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा हिंदू, मुस्लिम, जेविश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर आर आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट ऑफ फेस्टिवल। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा हर एक देश में अलग-अलग देश में अपने हिसाब से भी कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं। हिंदू अपना अलग कैलेंडर बनाते हैं, मुस्लिम जो कंट्रीज है वहां पर अलग कैलेंडर है, जेविश जो है वो अलग, चाइनीज वो है अलग कैलेंडर फॉलो करते हैं। क्यों, क्या कैलकुलेट करने के लिए, डेट कैलकुलेट, ताकि उन्हें पता चल जाएगी कि इस डेट को कौन सा फेस्टिवल मनाना है और कोई इंपॉर्टेंट कोई डेट है तो उसके बारे में। इन द वेस्ट जो वेस्ट कंट्री है वहां क्या होता है, कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कैलेंडर। जो वेस्ट कंट्रीज है वहां पर कैलेंडर की जो स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है वो मानी जाती है कि भाई जो जीसस क्राइस्ट था उसके जन्मदिन से मानी जाती है। ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम हिज पॉइंट, और जिस दिन से उसकी जन्म हुआ था उसी से ही उन्होंने क्या किया, आगे ईयर काउंट करने शुरू कर दिए। यूज टू बी मार्क एडी, और उसके लिए उन्होंने एडी, एडी मतलब एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, जो कि यूज की जाती है ज्यूस के बर्थ के लिए। हाउ एवर दिस इज नाउ कॉल्ड कॉमन एरा, अब इसको हम कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, और सीई, इसको कॉमन एरा को हम शॉर्ट फॉर्म में सीई लिखते हैं। सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ज्यूस आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज्ड मार्क विद बीसी। अब जो बात लिखी गई है कि जो ज्यूस थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, उसके जन्म से पहले लिखा जाता था बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। अब जो है बीसी बिफोर क्राइस्ट की जगह पर आजकल यूज किया जाता है बीसीई, इसकी फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। अ टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल। टाइमलाइन जो होता है बच्चों एक बहुत ही कन्वीनियंट टूल है, किसका, किसके लिए टूल है टाइमलाइन, किसी भी मेजर इवेंट को मार्क करने का। एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट, वो टाइमलाइन से ही हमें डेट की सीक्वेंस पता चलती है और इवेंट को कवर किया जाता है एनी पर्टिकुलर पीरियड। तो ये पैसेज दिया गया है हमारा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन के आंसर हम लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखा है क्या, विच टाइप ऑफ कैलेंडर इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर कैलकुलेटिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कि जो आज के समय में ज्यादातर देशों में कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है बच्चों ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइमलाइन। तो इसके लिए हम बच्चों यहाँ लिखेंगे द टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच एन इवेंट एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट इवेंट कवरिंग एट एनी पर्टिकुलर पीरियड। तो ये हम पूरा यहाँ पर लिखेंगे, ये पूरी लाइन लिख देंगे हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ आर ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ लिखा है कि बच्चों कि जो जीसस क्राइस्ट था उसके जन्मदिन से पहले जो है हम मॉडर्न क्या नाम लेते, किस तरीके से कैलेंडर को या ईयर्स को काउंट करते थे, और अब उसको किस तरीके से लिखा जाता है बीसी की जगह पर। तो हम लिखेंगे कि बीसी जो है बिफोर बिफोर क्राइस्ट, अब कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, बीसीई का यूज करते हैं, जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। तो आजकल इसका प्रचलन है, ठीक है। अब आगे लिखा है व्हाट मेजर इवेंट हैव ट्रेडिशनली मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, कि यहाँ लिखा है कि कौन से वो मेजर इवेंट हैं जिनसे हम ये मानते हैं कि भाई न्यू एरा की शुरुआत हो गई है किसी सोसाइटी में या किसी कल्चर में। तो वो कौन कौन से जो है इवेंट है वो बताने हैं मेनली। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर सबसे आगे देखेंगे,
मेजर इवेंट सच एज द बर्थ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ रूलर्स रेंज। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर। हम क्या लिखेंगे? मेजर इवेंट्स, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे कि मेजर इवेंट्स हैव ट्रेडिशनली मार्क्ड इन द बिगिनिंग of the new era from different societies and cultures are major events such as the birth, ऊपर से ही देख के लिखना है हमने, the birth of an important person or the start of rulers reigns have traditionally marked। दिस इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये हमारा पेपर इसी के साथ फिनिश हो गया है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, चारों 4 नंबर के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो बच्चों ये था हमारा पूरा पेपर। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको पूरा पेपर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों से भी ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको ही मिले और आप वीडियो को देखकर पूरा लाभ उठा पाए। हम बच्चों ये हमारा 6ठी क्लास का फर्स्ट पेपर है एसएसटी का। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारे पेपर जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, धीरे धीरे सारे पेपर आपको मिलेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। नाउ we will meet in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.